आज के क्लास में बच्चों आपका स्वागत। इसके पूर्व आपको हम जनन के बारे में बताए थे, जिसमें पादपों में जनन की प्रक्रिया के बारे में आपको विधिवत बताया जा चुका है। आज हम आपको बताएंगे जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। जंतु एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दो प्रकार के होते हैं। जनन की प्रक्रिया भी आपको हमने दो प्रकार की बताया था। पादपों में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। आज इसमें हम आपको बताएंगे कि जंतुओं में भी दो प्रकार का जनन होता है। पहला अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम चलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में जो निम्न श्रेणी के जंतु होते हैं, अकशेरुकी निम्न श्रेणी के प्राणी, इन निम्न श्रेणी के अकशेरुकी प्राणियों में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इस अलैंगिक जनन की प्रक्रिया के संपन्न में इसमें कई, जैसे पादपों में कई भाग बताए थे, वैसे कई विधियां इसमें भी होती हैं। इसमें खंडन विधि, जिसको हम द्विखंडन विधि भी कहते हैं, इसी द्विखंडन विधि में जो है बहुखंडन विधि भी होता है कि कई भागों में, इसको आपको हम बताएंगे कि बहुखंडन विधि, और इसमें आपका जो तीसरा पॉइंट आता है, इसमें कलिकोत्पादन, जिसको बडिंग कहते हैं, पादपों में भी आपको बताया गया था। और चौथा जो है ये पुनरुद्भवन। ये चार विधियां अलैंगिक जनन में हैं, जो कि अकशेरुकी प्राणियों में निम्न कोटि के जो जंतु हैं, इन निम्न कोटि के जंतुओं में ये चार प्रकार की विधियों से अलैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। आइए हम चलते हैं खंडन विधि, जिसको हम विखंडन विधि भी कहते हैं, खंडन विधि भी कहते हैं, तो इसको चाहे खंडन विधि कहिए, चाहे विखंडन विधि कहिए, चाहे द्विखंडन विधि कहिए और बहुखंडन विधि। द्विखंडन विधि या विखंडन विधि, विखंडन विधि में जो निम्न कोटि का जंतु है, जैसे मान लीजिए कि आपका निम्न कोटि का जंतु अमीबा है, ये अमीबा है। चूंकि अमीबा प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, एक कोशिकीय जंतु है,
जब इसमें जनन की प्रक्रिया होती है तो जनन की प्रक्रिया में जैसे आपको पादपों में हमने बताया था जीवाणु में, उसी प्रकार से इसमें भी होता है कि इसका जो केंद्रकीय पदार्थ है वो पतला होकर के फैल जाता है और इसकी जो कोशिका भित्ति है वो सिंक करने लगती है और इस प्रकार से ये और ये आपका केंद्रकीय पदार्थ ऐसा। तीसरे कंडीशन में एक केंद्रकीय पदार्थ इसका 2 भागों में बढ़ जाता है और चौथे कंडीशन में ये 2 अमीबा बन गए। इस प्रकार से ये आपका जो है विखंडन विधि, इसी को चूंकि 2 भागों में बटा इसलिए हम इसको द्विखंडन विधि भी कहते हैं। तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ये प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं निम्न कोटि के। इन जंतुओं में ये द्विखंडन विधि की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके बाद दूसरा आपका आता है बहुखंडन विधि। बहुखंडन विधि में इसमें एक ही पैतृक कोशिका से, इसमें भी अमीबा है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये मलेरिया का परजीवी है जो कि एनाफ्लीज मादा मच्छर द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। तो उनमें ये बहुखंडन विधि। बहुखंडन विधि में क्या है कि जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, अमीबा में इसका जो कोशिका द्रव्य है, जीव द्रव्य है, ये जीव द्रव्य जो है संकीर्णित होता है। प्रतिकूल कंडीशन में ये संकीर्णित होकर के ऐसे छोटे छोटे कणों के रूप में गाढ़ा होकर के बंट जाता है इस प्रकार से, और इसके चारों ओर एक भित्ति बन जाती है ऐसे। सपोज कीजिए कि ये इसका केंद्रीकृत जीव द्रव्य का भाग, इसके चारों ओर ऐसे एक भित्ति बन गई जिसको हम स्पोर केस कहते हैं। स्पोर केस यानी ये स्पोर केस जो है इसके सुरक्षा का काम करता है और बीच में इसका जो भाग है ये केंद्रक हो गया। न्यूक्लियस केंद्रक। अब इस कंडीशन में ऐसे और इसके चारों, इसके बीच में एक कोसा द्रव्य है। इस प्रकार से इसमें ये स्पोर्स बन जाते हैं, इनको हम कहते हैं स्पोर्स। ये स्पोर्स बन गए। ये स्पोर्स जब अनुकूल कंडीशन आती है तो अनुकूल कंडीशन में इस अमीबा की भित्ति से ये बाहर निकलते हैं और बाहर निकल करके इससे जो है ये दूसरे जो है इस प्रकार से ये अमीबा को जन्म दे देते हैं। तो चूंकि अब एक में बहुत सारे स्पोर्स हैं और इसके कारण से इसको हम बीजाणु कहते हैं, और इस प्रकार से ये सब जब बाहर निकलते हैं तो उतने सारे जंतु जो है बन जाते हैं। इस प्रकार से बहु विखंडन विधि इसको हम कहते हैं। अगली विधि में हम चलेंगे कलिकोत्पादन विधि। कलिकोत्पादन को हम बडिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये कलिकोत्पादन विधि हाइड्रा और साइकान, साइकान पोरीफेरा संघ का जंतु है, हाइड्रा निडेरिया संघ का जंतु है। इन दोनों जंतुओं में, ये दोनों जंतु जलीय हैं, इन दोनों जंतुओं में ये कलिकोत्पादन विधि कैसे होता है इसको आप समझ लें।
ये देख लें, ये आपका जो है हाइड्रा है, निडेरिया संघ का प्राणी है हाइड्रा। इस हाइड्रा में जब अनुकूल कंडीशन आता है तो इसकी मात्र कोशिका में ऐसे एक उभार निकलता है और इसी उभार को कहा जाता है बड, इसी को कलिका कहा जाता है। ये बड, एक कली सी संरचना निकलती है जिसको हम बड या कलिका कहते हैं। यही बड जो है धीरे 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 वृद्धि करता है और वृद्धि करके इस प्रकार से एक शिशु हाइड्रा को जन्म दे देता है। जब ये शिशु हाइड्रा जन्म हो जाता है, इस प्रकार से इसमें टेंटिकल्स निकल आते हैं, तो ये मातृ कोशिका से जो है स्वतंत्र हो जाता है। ये मातृ कोशिका से स्वतंत्र होकर के शिशु हाइड्रा जो है ये बन जाता है। तो इस प्रकार से ये कलिकोत्पादन विधि है। निडेरिया संघ का प्राणी है जिसको हम हाइड्रा कहते हैं। इसी प्रकार से साइकान जो पोरीफेरा संघ का प्राणी है, पोरीफेरा संघ के प्राणी में भी जो है कलिकोत्पादन विधि, इसका नाम इसीलिए कलिकोत्पादन रखा गया है। कलिका, कलिका माने कली, बड, एक छोटा सा जो उभार निकलता है उसी को बड या कली कहते हैं, इसीलिए इसका नाम कलिकोत्पादन विधि रखा गया। तो इन जंतुओं में जो है, यद्यपि ये बहुकोशिकीय प्राणी है, निडेरिया संघ का प्राणी है, तो इसमें कलिकोत्पादन विधि द्वारा जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। लास्ट पॉइंट आता है पुनरुद्भवन। इस पुनरुद्भवन की प्रक्रिया में रीजनरेशन, इसमें जो हमारे निम्न कोटि के जंतु हैं, उन निम्न कोटि के जंतुओं में जैसे प्लेनेरिया, इसी प्रकार से सीलेंट्रेट्स में कुछ जंतु हैं, कुछ कृमियां हैं जैसे टीनिया सोलियम जिसको हम फीता क्रीम कहते हैं, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ का जंतु है। इसी प्रकार से आपका जो है स्टार फिश जिसको हम तारा मछली, सितारा मछली कहते हैं, ये सीलेंट्रेट्स संघ का प्राणी है। तो इन प्राणियों में पुनरुद्भवन की प्रक्रिया कैसे होती है? जब इसका कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो क्षतिग्रस्त होने के पश्चात पुनः कुछ दिन पश्चात वो अंग अपनी पूर्ववत अवस्था में आ जाता है। इसी प्रक्रिया को हम रीजनरेशन या पुनरुद्भवन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये रीजनरेशन पुनरुद्भवन की प्रक्रिया के द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है निम्न कोटि के जंतुओं में ये संपन्न होती है। अब दूसरा जनन आता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन की प्रक्रिया। बच्चों, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया जो है, इसके पहले आपको हमने पादपों में बताया था कि इसमें दो युग्मकों का होना आवश्यक है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। ये दोनों युग्मक, एक नर युग्मक कहलाता है, एक मादा युग्मक कहलाता है। नर युग्मक को जो है हम जंतुओं में
स्पर्म कहते हैं, जिसे शुक्राणु कहते हैं, और मादा युग्मक को जिसको हम अंडाणु कहते हैं। आपको इसके पहले भी हमने बताया था कि कोशिका में क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो 46 होते हैं, 23 पेयर होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46, पेयर में 23 पेयर। तो ये हमारी कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 23 पेयर्स होती है या 46 नंबर्स होते हैं। लेकिन यही जब हमारे युग्मकों में आते हैं गुणसूत्र, तो ये युग्मकों में इसका आधा हो जाता है और इसका आधा हो गया 23। इस प्रकार से 23 क्रोमोसोम्स जो हमारे युग्मकों में होते हैं, चाहे वो नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो। इस प्रकार से गुणसूत्रों की संख्या इसमें आधी रह जाती है। स्पेशली यहाँ जंतुओं में आपको हम मानव में लेकर के चलते हैं कि मानव में लैंगिक जनन की प्रक्रिया, यद्यपि लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है ये मानव में एक लिंगी प्राणी है। इसमें नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। नर को हम पुरुष कहते हैं, मादा को हम स्त्री कहते हैं। इस प्रकार से नर मादा अलग अलग होते हैं। नर में नर जननांग, वृषण जिसको टेस्टिस कहते हैं, ये वृषण होता है। वृषण जो है उदर गुहा से बाहर इस प्रकार से त्वचा के एक थैले में स्थित होता है। शरीर से बाहर जितने भी आप स्तनधारी जंतु देख रहे हैं, चाहे आपका वो जानवरों में हो चाहे आपका मनुष्य में हो, सब में उदर गुहा से बाहर त्वचा के एक थैले में इस प्रकार से ये एक संरचना होती है और इसमें दो ये गोलाकार संरचनाएं अंदर निहित होती हैं जिसको हम कहते हैं वृषण। इसी वृषण में नर जनन कोशिका अर्थात नर जनन कोशिका जिसको हम कहते हैं शुक्राणु, इस नर जनन कोशिका का निर्माण होता है। अब आप एक प्रश्न यहाँ ये भी कह सकते हैं कि आखिरकार ये जो थैले जैसी संरचना है ये शरीर से बाहर क्यों स्थित होती है? सारे अंग तो हमारे शरीर के अंदर स्थित हैं, ये क्यों बाहर होता है? तो उसका कारण है कि आपके शरीर का जो नियत ताप है 98.4 फ़ारेनहाइट या 36.9 अंश सेल्सियस, लगभग 37 अंश सेल्सियस के, ये उतने ताप पर इसमें शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो सकता। शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर के तापक्रम से कम 2 से 3 अंश सेल्सियस ताप कम चाहिए। अगर ये शरीर के अंदर होगा तो उतने ताप पर ये स्पर्म नहीं बनेंगे, और स्पर्म नहीं बनेंगे तो जनन की क्रिया के उपरांत जो है संतानोत्पत्ति नहीं होती है, फिर वंश परंपरा नहीं चल सकती है, वंश परंपरा समाप्त हो जाएगी। इसीलिए ये वृषण जो है उदर गुहा से बाहर एक थैले में जो है ये सुरक्षित रहता है और इसका टेम्परेचर जो है ये 2 से 3 अंश सेल्सियस तक शरीर के तापमान से कम होता है। इसका कारण कभी कभी पूछा जाता है कि वृषण शरीर के बाहर क्यों स्थित होता है, तो उसका मुख्य कारण है बच्चों 2 से 3 अंश सेल्सियस टेम्परेचर इसको कम चाहिए, तभी शुक्राणुओं का निर्माण होगा, वरना शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होगा। ये तो आपका नर जनन कोशिका हो गया।
दूसरा इसी में आप आइए, मादा जनन कोशिका, जिसको हम कहते हैं मादा जनन अंग, अंग हो गया आपका अंडाशय, ओवरी, जैसे इसमें वृषण है वैसे इसमें अंडाशय है, ओवरी, ये मादा में होती है। अंडाशय में जो है अंड कोशिका, जिसको हम कहते हैं अंडाणु, ओवम, ये अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणु जो है ये मादा जननांग अंडाशय में स्पेशली मानव में राइट और लेफ्ट 2 ओवरियां होती हैं। इसमें ओवरी में अंडाणुओं का निर्माण होता है जिसको अंड कोशिका। इसमें भी अब शुक्राणु और अंडाणु में अभी हमने आपको बताया था कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 होते हैं, यानी कोशिका का आधा। इसलिए ये दोनों, ये नर युग्मक हो गया गैमेट्स, और ये मादा युग्मक हो गया नर युग्मक, मादा युग्मक। इन नर मादा युग्मकों के जब निषेचन की क्रिया होती है तो इन्हीं नर मादा युग्मकों के मिलने से जो है युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज, जिसको आप कहते हैं जायगोट। ये युग्मनज का निर्माण होता है और ये युग्मनज जो है ये 2 गुणित कोशिका है। युग्मनज, जिसको आप कहते हैं जायगोट, ये द्विगुणित कोशिका है और इस द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या फिर आ जाती है 46, क्योंकि नर युग्मक और ये मादा युग्मक। नर युग्मक में अभी आपने नर कोशिका शुक्राणु, मादा युग्मक में मादा कोशिका अंडाणु। इन दोनों का जब निषेचन क्रिया होती है, अब आप कहेंगे निषेचन क्रिया है क्या है? नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलने की प्रक्रिया को निषेचन क्रिया कहते हैं। अब ये निषेचन क्रिया जो है ये 2 रूपों में, एक तो बाह्य निषेचन होता है और दूसरा है आंतरिक निषेचन। बच्चों, बाह्य निषेचन में इसमें शुक्राणु और अंडाणु ये दोनों शरीर से बाहर मिलते हैं, जैसे मेढक में है, मछलियों में है, ये शरीर से बाहर मिलते हैं और शरीर से बाहर मिलने पर जल में निषेचन की प्रक्रिया, दोनों मिलकर के जल में निषेचन की प्रक्रिया इनकी संपन्न होती है। आप देखे होंगे जब जुलाई का महीना होता है तो उस समय ऐसे जाल नुमा, ऐसे छोटे छोटे इसमें ऐसे
ये लगे होते हैं, एक जाल नुमा से घेरा होता है, ये जल में बहते रहते हैं और इसी से बाद में फिर ऐसे मेढक के बच्चे बन जाते हैं छोटे छोटे ऐसे। ये वाह निषेचन की प्रक्रिया है। तो ये मेढक और इसमें होता है, लेकिन स्पेशली हम आपको मानव बता रहे हैं। तो मानव में जो है यहाँ पर आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया होती है, और आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया में मानव अपने शुक्राणुओं को ओवरी तक, अंडाशय तक, गर्भाशय तक पहुंचाने की प्रक्रिया होती है। उसमें अपने इन अंगों के द्वारा वो अपने शुक्राणुओं के मादा के गर्भाशय में, यूट्रस में प्रवेश कराता है, और प्रवेश कराने पर जो है नर कोशिका यानी शुक्राणु मादा कोशिका अंडाणु से दोनों मिलते हैं, और मिलने के बाद जो है इसमें 23 गुणसूत्र, इसमें 23 गुणसूत्र, चूँकि हैप्लॉइड कोशिका है और ये निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, और ये 23 बन गए आपके फिर 46। और यही जो द्विगुणित कोशिका बनी, इसी द्विगुणित कोशिका का फिर कोशिका विभाजन होता है, और कोशिका विभाजन के पश्चात जो है फिर ये कोशिका से कई कोश भागों में बंटती है। तो कोशिका से कोशिका जो है तंत्र बनता है, कोशिका तंत्र से फिर ऊतक बनता है, ऊतक से ऊतक तंत्र बनता है, ऊतक तंत्र से अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से शरीर का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार से जब शरीर का पूरा निर्माण हो जाता है तो उस जीव का जो है गर्भकाल समाप्त हो जाता है, और वो अपने माँ के गर्भ से फिर बाहर आता है। इस प्रकार से जो है ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है, और उसमें निषेचन की क्रिया और आंतरिक निषेचन की क्रिया के द्वारा इस प्रकार से ये गुणसूत्रों की संख्या कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न हुई। अब अगले टॉपिक में आपको जो है ये निषेचन की क्रिया समाप्त हुई। अब अगले टॉपिक में आपको हम फिर कोई दूसरा। थैंक यू।